सिमट रही ये बस्तियां गोद में तराई की, थारू के बसेरे बातें बुकसार की, बातें बुकसार की। सिमटती बस्तियां, सिमटती बस्तियां, सिमटती बस्तियां, सिमटती बस्तियां, सिमटती बस्तियां, सिमटती बस्तियां। थारू व बुक्सा जनजाति में सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता दिखाई देती है। सामाजिक और धार्मिक संस्कार हिंदू धर्म रीति रिवाजों के अनुरूप होते हुए भी काफ़ी कुछ अलग से हैं। जनजाति संस्कारों में कुछ न कुछ ऐसी विशेष बात अवश्य मिलती है जो उन्हें सामान्य सभ्यता से अलग विशिष्टता प्रदान करती है। ये जनजातियाँ जन्म संस्कार संबंधित तथ्यों से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं। इन्हें जीवन के उद्भव को जानने की कोई उत्सुकता नहीं। इनके विचारों के अनुसार ये वे समस्याएं हैं जो मानव ज्ञान को चुनौती देती हैं। इनके लिए तो राम की लीला राम ही जाने। गर्भावस्था के दौरान इन जनजातियों में नारी की भावनाओं का न तो स्वागत होता है और न ही किसी अशुद्धि के लिए उसे वर्जित किया जाता है। गर्भावस्था और जन्म से संबंधित तथ्यों में देवताओं और आत्माओं का हस्तक्षेप, ये विचार वो धर्मानुसार मानते हैं। थारू जनजाति के लोगों में गर्भकाल में भरारे जादूगर चिकित्सक का कार्य करता है। जब स्त्री गर्भवती होती है तो उसे भरारे द्वारा दिया गया ताबीज़ पूर्ण गर्भकाल तक पहनना होता है। गंभीर स्थिति में जिसकी गंभीरता मात्र भरारे द्वारा समझी जाती है, न केवल जादुई ताबीज़ दिया जाता है वरन कुछ अद्भुत देशी दवाइयाँ भी उसे दी जाती हैं। थारुओं में ऐसा माना जाता है कि शिशु के जन्म से पूर्व गर्भवती माँ को जितनी अधिक पीड़ा होती है उतना ही देवताओं और आत्माओं का हस्तक्षेप होता है। गर्भवती महिला के कमरे में भीतरी फर्श पर कुछ हिस्से में हरी घास का बिस्तर बिछा दिया जाता है। बिस्तर के एक ओर अग्नि बराबर जलती रहती है और एक तरफ लोहे का हंसिया और झाड़ू सिरहाने की तरफ रख दी जाती है। कमरे के बाहर बेर के पेड़ की कांटेदार टहनियाँ, छलनी और दीमरी टांग दी जाती है। बुक्साओं में शिशु जन्म के समय महिलाएं दाइयों का काम करती हैं। कठिन प्रसव की स्थिति में भरारे को बुलाया जाता है जो मंत्रोच्चारण से प्रसव को सरल बना देता है। हम लोगों में जो बच्चा काकने पैदा होने के जाता है तो हम काकने गांव की महलों के बुलाते हैं तो हमारे में महल ही कर देती हैं जब कोई खोट खटाब नहीं होता तो। और जब काकने जिस पे खोट खटाब होती है तो हम फिर भरारी लोग के बुलाते हैं तो हम झाड़ फूंक करवाते हैं। जैसे हाथ देखेंगे, जैसे फूल प्रसाद चढ़ाएंगे और काकने बकरा भी चढ़ाएंगे, मुर्गा भी चढ़ाएंगे तो वे ठीक कर देते हैं। तो हम वे ठीक हो जाते हैं तो हम फिर बाद के उन्हीं की पूजा देते हैं भरारी लोगों की। प्रसव के समय थारू महिलाओं में भी इसी तरह की परंपराएं हैं। जब बच्चा पैदा होने को होता है तो उसके दर्द ज़्यादा बढ़ते हैं, फिर भी बच्चा नहीं होता तो भरारे बुलाया जाता है। भरारे पानी भी पड़ के पिलाता है और अपना जितना जादू मंत्र करता है उससे किसी को तो हो जाता है, किसी को मतलब बहुत ही कठिनाइयाँ पड़ती हैं। तब अस्पताल ले जाएंगे, नहीं तो घर ही में कोशिश 2-4 दिन के बाद भी होना होगा, फिर भी रखेंगे, घर ही में रखे थे पहले। हमारे यहाँ पहले बच्चे होते थे तो पिराल, जिसे पिराल कहते हैं, पिराल को ज़मीन में बिछाया और उसी में बच्चे को लिटाए और उसकी माँ भी लेटी। फिर 5 दिन बाद जब उसकी नाभि गोड़ी मतलब छूट जाती थी तब उसकी सटी करते थे।
सटी करके, और जब तक उसकी गोड़ी नहीं छूटती जबले कोई खाना नहीं खाता, ना उनकी वहाँ अंदर जाते थे, कहीं भी नहीं जाते, बहुत छुआछूत मानते थे। फिर उसके बाद जब सटी मतलब हो गई तब सब आते थे खाना खाते, और पहले कुछ नहीं। और अभी भी ऐसा ही है, अभी भी बहुत छुआछूत मानते हैं। शिशु के जन्म की खुशी छठी के दिन मनाई जाती है। माँ को ठोस आहार भी इसी दिन से दिया जाता है। गांव की समस्त महिलाएं गाने बजाने के साथ छठी पूजती हैं। हाथिया सजाए बाने में लाल जनजाति में जन्म संस्कार के अनुसार शिशु के जन्म के 15वें दिन तक माँ और शिशु को अपवित्र माना जाता है। 15वें दिन स्नान के बाद माँ का शेष गांव से अलगाव समाप्त हो जाता है। ऐसे होते जेठ हमारे, ऐसे होते जेठ हमारे, लाते घूड़ेला सजाए बाने में लाल भाई। थारू जनजाति में प्रचलित प्रथा के अनुसार शिशु को भी कच्ची पक्की रोटी दिए जाने के बाद पूरी तरह से समाज का सदस्य बना लिया जाता है। बेटे बेटियों का फर्क इन जनजातियों में भी साफ दिखाई देता है। जब हमारे यहाँ लौड़ा पैदा होता है तब बहुत खुशी होता है। लौड़ा लौड़िया मतलब दोनों। अब जैसी एक लड़का हुआ तब तो सही है, मतलब अब जैसी 2-3 लड़कियाँ हो गई तब सास गाली देगी कि लड़कियां पैदा कर रही, लड़कियां पैदा कर रही है। लड़का पैदा होता रहा तो बहुत बड़ी सटी होता रहा है। अब तो खूब खुशियाँ मनाते रहे, पूरी गुलगुला पकाता रहा है, गाँव भर उनको निमंत्रण होता रहा है, खूब मतलब नाच गाना स्वांग भी होता रहा है, स्वांग उंग सब तो खूब मतलब करता रहा है। 4-5 लड़के हो जाएंगे तब तो सास बड़ा बहुत खुश होवेगी, फूफा बंदूक बजावेंगे और नाच गाना होवेंगे, खूब मिठाई उठाई खूब बटाएगी। ऐसा होता दारू पानी खूब पी जाता है। इन जनजातियों में नामकरण संस्कार से जुड़े अनुष्ठान का कोई निश्चित समय नहीं है। छठी के पश्चात 11वें, 21वें या सुविधा अनुसार किसी भी दिन नामकरण किया जाता है। प्राचीन काल में बच्चे के छठी करने की परंपरा थी, परंतु नामकरण जाड़ों में हुआ करते थे, जब पहाड़ से ब्राह्मण आते थे और ब्राह्मण न मिलने पर नामकरण स्वयं कर दिया जाता था। लेकिन अब तो ब्राह्मण साल भर उपलब्ध रहते हैं, अतः नामकरण की प्रथा शुरू हो गई है। पहले तो बच्चा होते हैं तो दाई को लाते हैं, दाई को लाने के बाद में बच्चा पैदा हो जाता है तो सूप में अनाज, धान है या गेहूँ है कुछ भी है, वो अनाज रख के बच्चे को नहा के उसी में सूप में रख देते हैं। सूप में रखने के बाद में तो बच्चों को 4 दिन के बाद उसकी सटी बोलते हैं। सटी करके तब बच्चों को नामकरण नाम रख देते हैं। कुछ भी रखें, उनके दादी परदादी बुआ जो भी हो उसका नाम रख देते हैं। कोई पंडित को नहीं बुलाते हैं, किसी को नहीं बुलाते हैं, बस जो अपने मन से अपने मन उपराज के नाम रख देते हैं। अब तो नई सीढ़ी चली है, अब तो कोई महीना भरे में करता है नामकरण, कोई 15 दिन में करता है, जितने दिन में उनका होता है उतने दिन में अब तो कर देते हैं। थारू और बुक्साओं में मुख्य व्यवसाय कृषि होने के कारण इसका प्रभाव सामाजिक रीति रिवाजों में भी दृष्टिगोचर होता है। नामकरण से जुड़ी एक परंपरा अनाज और सूप से संबंधित है। किसी दौर में शिशु का नाम उस अनाज पर रखा जाता था
जिस अनाज पर शिशु को लिटाया जाता था, जैसे धनुआ, चनुआ, उर्दा, मोंगा, मसूरा। किंतु वर्तमान में प्रत्येक नाम के साथ सिंह लगाने की परंपरा बुक्सा समुदाय में प्रचलित है और शायद ये परंपरा चित्तौड़ आख्यान पर विश्वास का परिणाम है। ये परिवर्तन मैदानी लोगों के संपर्क के कारण आया है और इनके नाम भी आसपास की सभ्यता के अनुरूप विशेषकर क्षत्रियों से अधिक मिलते जुलते हैं। बुक्साओं में भी बालक का नाम रखने की कोई विशेष संस्कारपूर्ण परंपरा नहीं रही है कि हमारे में जैसे कि बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद मतलब 2-4 दिन के बाद जैसे कि नामकरण रखा जाता है। तो हमारे अधिकतर जो है कि जैसे कि सभी जातियों में पंडित लोग मतलब नामकरण करते हैं और नाम को रखते हैं। तो हमारे यहाँ जो है पंडित लोग जो थे मतलब वो पहाड़ में रहते हैं तथा हम जो है तराई में रहते हैं। यहाँ से मतलब बहुत दूरी पे पड़ते हैं। उसके बाद जो है वो पंडित को ला नहीं पाते हैं, तो पंडित की जगह हमारे यहाँ जो है जैसे कि मान भनेजी बोल जाता है, मतलब भांजा हो या भांजी हो उसको बुला करके और पंडित की जगह में उसी को रखा जाता है। और मतलब नामकरण के समय जो है मतलब जैसे कि अनाज है, धान है, चावल है, आटा है, दाल है, मतलब नमक है, मिर्च, ये सभी चीज़ रखी जाती हैं। उसके बाद जो है उस समय पे कोई अब मतलब वो बच्चा मतलब कोई मतलब पढ़ना लिखना तो जानता नहीं, मंत्र बोले पंडितों की तरह, वो सीधे सीधे मतलब जो है मतलब उस बच्चे का मतलब जो मुंह से अपने मुंह से मतलब नाम बोल देगा वही नाम जो है मतलब उस बच्चे का माना जाता है। इस तरीके से जो है मतलब नामकरण का हमारे यहाँ जो है मतलब सिस्टम पहले से ही चला आ रहा है। वर्तमान में थारू जनजाति के इन लोगों में ब्राह्मण को बुलाकर पूजा पाठ के साथ विधि विधान से नामकरण संस्कार की परंपरा शुरू हो गई है। संबंधियों और ग्रामवासियों को बुलाया जाता है, भोज दिया जाता है और नाच गाने, कीर्तन, स्वांग से खुशियां मनाई जाती हैं। संस्कारपूर्ण परंपराओं की कड़ी में थारू और बुक्सा जनजाति के लोगों में मुंडन समारोह भी एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। इस अवसर पर शिशुओं का मुंडन कर उसके बालों को देवताओं के मंदिर में अर्पित करते हैं या गंगा और शारदा नदी के पवित्र जल में विसर्जित करते हैं। कुछ क्षेत्र जैसे बहराइच, खीरी और गोंडा जिलों में मुंडन का अनुष्ठान मामा के घर पर होता है। इस अनुष्ठान में माँ अपने भाई से नकद रूप में अपना हक प्राप्त करती है। इतना ही नहीं, शिशु के बालों की पहली लट को चुराने से भी बचाया जाता है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो ये माना जाता है कि अनिष्ट की प्रबल संभावना है। बुक्साओं में भी मुंडन संस्कार का रिवाज है कि हमारे परंपरा चली आ रही है कि किसी के बच्चे पैदा नहीं होते हैं तो देवी में जाकर मन्नत मांगते हैं। कोई हरिद्वार में मांगता है, गंगा जी में, कोई कहीं मांगता है, मंदिर में, शिव के मंदिर में भी मांगता है मन्नत। तो जब बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम में जहाँ की मन्नत होती है पूरी, वहाँ पर हम मुंडन कराते हैं। तो मुंडन कराने में कोई मंदिर में करा रहा है, जिसकी मंदिर की बोली हुई होती है मंदिर में कराता है, कोई देवी में बोली हुई है दुर्गे में तो वो वहाँ जाकर कराता है। किसी की परंपरा ऐसी चली आ रही है कि वो ना भी बधे होंगे तो उनकी सालिना की, जो भी हमारा पुत्र पैदा होगा, सालिना की वो उस लड़के का मुंडन कराएगा। वो हमेशा की परंपरा किसी के घर में होती है। तो उसमें जो है कि जब मुंडन कराने जाते हैं तो उस टाइम में हम
साथ में लड़के की फूफी को ले जाते हैं, यानी अपनी बहन को ले जाएंगे अपने लड़के के मुंडन कराने में। तो उसकी फूफी हुई, वो उस फूफी उसके बालों को लेगी और जो भी दान दक्षिणा जो भी दे सका, जितना उसको तो कोई तादाद नहीं है, जितना दे वो थोड़ा ही है, तो वो उसके फूफी को दिया जाता है तुरंत ही। बालों को रखते हैं बच्चे के, तो उसके बालों की देखभाल करते हैं कि कहीं इसके बाल कोई काट नहीं दे, चुरा नहीं दे। वो उसको हम जूठा मानते हैं कि जब कट गई उसकी एक लट पहले ही और मुंडन हुआ नहीं, तो उसको हम जूठा मानते हैं। उसको ये समझते हैं कि हमारा देवी या मंदिर नहीं लेगा। तो ये मुंडन की परंपरा हमारी चली आ रही है। थारू और बुक्सा जनजाति के सभी संस्कारों में थोड़ी थोड़ी विविधता मिलती है। जन्म से जुड़े सभी संस्कारों को जानने से ज्ञात होता है कि हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुरूप काफ़ी कुछ समानता है, लेकिन कुछ रिवाज ऐसे हैं जो आम हिंदू परिवारों से बिल्कुल अलग हैं। जनजाति के इन लोगों में मृतक संस्कार अन्य संस्कारों से भिन्न है। अंतिम सांस मृत्युशैया पर लेने में भी कोई ऐतराज नहीं। अंतिम संस्कार के रूप में दफनाने और अग्निदाह दोनों तरह के रिवाज इन जनजातियों में हैं। यदि किसी की मृत्यु हैजा, चेचक या सर्प के काटने से होती है तो उसे दफनाया जाता है। अन्य मृतकों का अग्निदाह संस्कार हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पुत्र ही करता है। थारुओं में रास्ता काटने की रीति है और उसके बाद कट्ठा भोजन होता है। हमारे थारू समुदाय में आदमी के मरने के उपरांत एक शोक मनाते हैं और उसको जो है कफन उड़ा के मरघट तक ले जाते हैं और वहाँ पर जला देते हैं। और उसके बाद उसके तीसरे या चौथे दिन अंडर 11 दिन के पहले उसको शुद्ध छोटी रोटी के रूप में की जाती है, जिसमें ये माना जाता है कि जो उसके साथ उसको दफन करने के लिए या उसको जलाने के लिए गया है, उसका जो ऋण होता है वो छोटी रोटी में एक तारण के रूप में कि उसके नाम से एक दान के रूप में किया जाता है, कि ताकि उसका ऋण जो जलाने गए उनका ऋण ना रहे, उनका कर्ज ना रहे, वो सभी को खाना खिलाया जाता है। थारू और बुक्सा जनजातियां धार्मिक रूढ़िवादिता के बंधनों और अंधविश्वासों के जटिल बंधन में जकड़ी हुई हैं। साल भर में कभी भी किसी घर में किसी का स्वर्गवास क्यों ना हुआ हो, किंतु थारू समुदाय में बरसी दिवाली के दिन ही मनाई जाती है। उसी दिन इनके यहाँ से शोक उठता है, जबकि बुक्सा समुदाय में शोक होली के पर्व पर उठता है। क्रियाक्रम के बाद भी कई तरह के रीति रिवाज इन समुदायों में प्रचलित हैं। जब हमारे यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस समय उसकी क्रियाक्रम के लिए तैयारी होती है। तो हमारा डांस नाच कहते हैं थारू, उसको लेकर के उस एक पिंडी बना करके उसके के लिए भजन गाते हैं। तो जैसे पखाउज बजता है, एक नाचने वाला वो नाचता है और गाने वाले 3 इस पार 3 उस पार जोड़ी छिंजम बजाते हैं और गाते हैं। तो उसमें एक तो ये कहते हैं कि मेरी कुसा की पातुरिया यारी पांचा रंगा भजन सुना ना चालिया बौरी, मेरी कुसा की पातुरिया यारी पांचा रंगा भजन सुना ना चालिया बौरी। अरे काहे को घुड़ाला, अरे काहे की जीना रे, काहे को घुड़ाला, अरे काहे की जीना रे। अब कौन भाव है आशा बारा पांचा रंगा भजना सुना ना चालिया बौरी।
अंतिम संस्कार के बाद एक और रिवाज है थारुओं में। आत्मा प्रेत योनि में न आए, इसके लिए भरारे द्वारा मंत्र पढ़े जाते हैं। तो उस समय हम, जैसे आदमी की लाश पड़ी है, तो उस समय हम वहाँ मरघट में जाके, उसे शमशान घाट में जाके उसके इस मंत्र से हम उसको सुइयाँ लगाते हैं पैरों में, जो कि वो चल के वापस ना आ पाए। ये मंत्र इस तरह से हम उसको जाप करते हैं या इस तरह से उसको हम मनाते हैं। आत भैरव जात भैरव गरचौड़ी की चंचल भैरव, मेरा वीर रक्त की पिंडी मनुष्य की काया, आवे घात बचावे चोट आवे मूठ बचावे, काल उतय विद्या पुनः पठावे, जिस नौते की विद्या उसी नौते को खाए, कर ले भैरव बाबा अपनी पीठ, बजरी ओढ़ो बजरी पहनो, बजरी करो अगारू राम लक्ष्मण पीछे करो, हनुमत करो अगारू है हनुमत है मनुष्य के घटपिंडी के रखवारे, ऊपर रक्षा पाल करें गुरु गोरखनाथ, नीचे मेरी यान मेरे गुरु की यान, ना माने नोनो चम्मारी यान। इतना मंत्र हम कह के उस आत्मा को शांत कर देते हैं, जो कि वो दोबारा वापस यहाँ आके प्रेत योनि में पैदा होके या घर वालों को ना सताए। जनजातियों के ये लोग धीरे धीरे ज्ञानार्जन के साथ रूढ़िवादी परंपराओं को त्यागने का प्रयास करते दिखाई देते हैं, किंतु अपने रीति रिवाजों के प्रति भी बंधे हुए हैं। संस्कारों से जुड़ी परंपराओं में इनकी अपनी जनजातीय संस्कृति साफ झलकती है। इसे जीवित रखना न केवल थारू और बुक्सा जनजाति के लोगों का, बल्कि समाज के हर वर्ग का दायित्व है, ताकि इनकी संस्कृति में सबकी सहभागिता हो पाए।